अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी महाज पर बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस में वतन अजीज़ को अगर इस वक्त किसी एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है यूनिटी, कौमी इत्तफ़ाक़ राय। मुल्क में बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन है जिसने सिक्योरिटी जैसे हसास और मुल्की बका के इशूज़ पर भी एक गलबा सा पा लिया है। फैसले हो रहे हैं दहशत गर्दी से निपटने के, और अगर कुछ नहीं नज़र आ रहा तो वो है कौमी इत्तफ़ाक़ राय। PTI पैरोल पर इमरान खान की रिहाई की शर्त रखती है जिस पर हुकूमत लचक दिखाती है, ना PTI इजलास में आती है, यानी कौमी इत्तफ़ाक़ राय है ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, KPK से लेकर बलूचिस्तान में लगी दहशत गर्दी की आग को बुझाना कैसे है, हल सियासी मुज़ाकरात हैं या मिलिट्री ऑपरेशन, इस पर भी हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन में एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय नहीं है, कोई एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक नहीं है। अब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नसालसी कराने की ऑफ़र की है कि जो जमातें कौमी सलामती के इजलास में नहीं आईं उन्हें पीपल्स पार्टी इंगेज करने के लिए तैयार है। मतलब कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये पॉजिटिव काम करने के लिए तैयार हैं, जिस पर हुकूमती अहदेदारों का मानना है कि अगर बिलावल भुट्टो PTI को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो दोबारा इजलास बुलाया जा सकता है। अब बिलावल भुट्टो बतौर सालिस डेडलॉक तोड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं, इससे पहले अहम सवाल ये है कि क्या PTI उन्हें बतौर सालिस कबूल भी करेगी या नहीं, क्योंकि जनरल इलेक्शन के फौरी बाद भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक पेशकश की थी कि पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन अडयाला जेल से बिग नो आया था। दूसरा अहम नुकता यह है कि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन के दरमियान जो एक बदएतमादी की दीवारें चीन खड़ी है, यही बदएतमादी हमें हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात के वक्त भी नज़र आई थी। तो क्या बिलावल भुट्टो के पास इतनी स्पेस और इतना मैंडेट है कि वो नाराज़ अपोजिशन जो है उसको मना सकें या फिर सालिस बनकर अडयाला जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात कर सकें? दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक ऐसे वक्त में हुकूमत और PTI के दरमियान सुलह सफाई की बात कर रहे हैं जब उनकी अपनी जमात यानी पीपल्स पार्टी की किनाल मंसूबे को लेकर वफाकी हुकूमत से एक टस्सल चल रही है और सिंध में एहतजाज भी हो रहे हैं। तनाज़े की वजह पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के तहत निकाली जाने वाली नहरें हैं, जिनका मकसद चोलिस्तान की लाखों एकड़ बंजर ज़मीन को ज़राअत के काबिल बनाना है। वफाकी हुकूमत इस मंसूबे को खुशहाली और ज़राई इनकलाब से जोड़ती है, उस नज़र से देखती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे सिंध को बंजर करने के मंसूबे का नाम देती है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि सिंध अपने हिस्से के पानी में से एक क़तरा भी नहीं देगा, जबकि वफाकी हुकूमत और पंजाब का ये मौक़िफ़ है कि नई नहरों को पंजाब अपने हिस्से से पानी देगा। इस पर पीपल्स पार्टी का एतराज़ तो बनता ही नहीं है। पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि सूबों में पानी की तकसीम का तनाज़ा हो तो मसला मुश्तरका मफादात काउंसिल में डिस्कस होता है, लेकिन हुकूमत ये इजलास बुलाने से कतरा रही है। इसी महीने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर आसिफ ज़रदारी ने भी वफाक से किनाल के मंसूबे के एक तरफा फैसले पर भी उन्होंने एतराज़ सामने आया था, उन्होंने शिकवा किया था। अब ये ख़बरें भी और दावा सामने आ रहा है कि जिस किनाल मंसूबे पर आवाम में जाकर पीपल्स पार्टी एतराज़ उठा रही है, उसी मंसूबे की सदर ज़रदारी 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में होने वाले ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इजलास में उसूली तौर पर मंजूरी दे चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, तब सदर साहब ने नई नहरों के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुसलसल और बर वक्त फंडिंग का भी कहा था। अब सवाल उठ रहा है कि अगर वाकई ज़रदारी साहब ने सदर पाकिस्तान ने असूली तौर पर मंजूरी दी थी तो पीपल्स पार्टी क्यों इस मंसूबे की मुखालिफत कर रही है, या सिर्फ सियासत हो रही है, सियासत को चमकाया जा रहा है, या ये भी तासुर है कि पीपल्स पार्टी सिंध में अपना वोट बैंक कायम रखने के लिए इस नहरी मंसूबे पर सियासत कर रही है? किस हद तक दुरुस्त है ये जेस्चर, ये तासुरात मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शर्जील इनाम मेमन साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब आपका। शर्जील मेमन साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत अच्छी और बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पहले भी इलेक्शंस के बाद ये कहा था कि मिलकर हुकूमत बनाते हैं और बड़ा बिग नो आया था और इनकार किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से जो कोशिश करना चाह रहे हैं चेयरमैन साहब, क्या इसके लिए कुछ काम शुरू हुआ है, कोई कमेटी बनी है, किसी के ज़िम्मे पार्टी में लगाया है बिलावल साहब ने ये काम? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जी पीपल्स पार्टी का बहुत ही क्लियर स्टांस रहा है। पीपल्स पार्टी चाहती है मुल्क में इस्तेहकाम हो, मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बातचीत करें आपस में, कोई भी जो लाइन ड्रॉ जो होती है वो नहीं होनी चाहिए।
और आपने अपने इंट्रो में ही कह दिया, आई एम रियली थैंकफुल कि जब ये 2024 के इलेक्शंस हुए थे तो पीपल्स पार्टी की सीसी का पहला मैसेज ये था कि हम पीएमएलएन और पीटीआई दोनों से बातचीत करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे हुकूमत आदि के अमल में। लेकिन पीटीआई की तरफ से नो हो गया, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। पहले दे वर नॉट इंटरेस्टेड, अब का मुझे पता नहीं कि उनके इस वक्त क्या स्टांस है, लेकिन अभी भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यही चाहते हैं कि मुल्क में वो पोलराइजेशन जिसकी शुरुआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की उसका खात्मा हो। इलेक्शन तक ठीक है, एक दूसरे की मुखालफत बनती है इलेक्शन के दिनों में, लेकिन अगर ये सारा आपने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि हर वक्त एक दूसरे को हम दुश्मन समझें, वो सियासी मुखालफों को दुश्मन समझें, गालम गलौज के अलावा किसी से बात ना करें, तो वो चीज़ें, वो रविशें अब ख़त्म होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने स्टार्ट की, लेकिन इसका खात्मा भी लाजमी। हम नहीं चाहते कि ये रिवायतें हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाएं और उनको इस तरह का कोई मैसेज दें। तो शर्जील मेमन साहब, इस पर इनिशिएटिव क्या लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, या सिर्फ अभी ये ऐलान ही है, या कोई कमेटी बनाना चाहते हैं जरदारी साहब जो राब्ता करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? नहीं, अभी तक तो जहाँ तक मेरे इल्म में कोई कमेटी वगैरह ऐसे नोटिफाइड नहीं हुई है, लेकिन अगर लीडरशिप ने बात की तो डेफिनेटली उनके जहन में कोई इस तरह का प्रपोजल डेफिनेटली होगा और सियासत में बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। तो अभी तो मेरे ख्याल ये इट्स प्रिलिमिनरी स्टेज है, और जब ये थोड़ा और एडवांस हो जाएगी सिचुएशन तो पता चल जाएगा कि जी एग्जैक्टली किस तरह उनसे रब्ता किया जाएगा सारे स्टेक होल्डर्स से, इस सबको एक मेज़ पे बिठाया जा सके और मिल बैठकर चीज़ों को आगे लेकर जाए। इन तमाम स्टेक होल्डर्स में जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात, एक बड़ी अपोजिशन जमात, इस हकीकत से इनकार नहीं जिसको लीड करते हैं इमरान खान। तो क्या इमरान खान से भी मुलाकात, जाहिर है बहुत से ऐसे मामलात हैं जिस पर सबका इकट्ठा बैठना बहुत ज़रूरी है, जिसमें दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे पूरा पाकिस्तान इसको इस वक्त फेस कर रहा है, एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें भी सपोर्ट करना चाहिए दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, तो उनका बैठना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या किसी मौके पर, किसी स्टेज पर यह चीज़ ये काबिल गौर है कि अगर इमरान खान से भी मिलना पड़ा बिलावल साहब को तो उसमें कोई गुरेज नहीं किया जाएगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों या चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, उन्होंने कभी भी, मैंने कहा कि लकीरें नहीं खींची, उन्होंने कभी नहीं कहा, ना कभी बयान दिया कि मैं कभी ज़िंदगी में जो है इमरान खान से बात नहीं करेंगे, इमरान खान से बातचीत नहीं हो सकती है। जहाँ तक आपने दहशतगर्दी की बात की, यस, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और ये भी बहुत ही अफसोस की, सदमे की बात है और एक क्वेश्चन मार्क है कि आज तक मुल्क में जितने बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, कभी भी आपने इमरान खान की तरफ से उन दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत नहीं सुनी होगी। मैं जा रहा हूँ 2007 के एंड दिसंबर में, 27 दिसंबर को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया, पूरे पाकिस्तान से अच्छे ने, बुरे ने, दोस्त ने, दुश्मन ने, सब ने, पूरी दुनिया से जो है पैगामात आए हमदर्दी के, ताज़ियत के। ये वाहिद शख्स था इमरान खान जिसने ना ताज़ियत का पैगाम किया, ना जिसने आज दिन तक जाके प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास जाके या मोहतरमा बेनज़ीर या चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास जाके कभी कोई फातह पढ़ी हो या दुआ की हो। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, अगर याददाश्त कमज़ोर हो आप ज़रूर दुरुस्त कीजिए, जब धरना दिया था इन्होंने, आपको याद होगा 2014 में, और एपीएस का वाक़या हो गया था, उसी वाक़े को लेकर उसकी मज़म्मत करते हुए या पूरी कौम से पूरे यकजहती करते हुए इन्होंने, आपको याद होगा, धरना ख़त्म कर दिया था। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं या इन्हें दुख नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती, या दहशत गर्दी के वाक़यात पे इन्हें अफसोस नहीं होता। तो वो आपको भी याद होगा कि वो जो इनका धरना था वो तब इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। थोड़ी तस्दीक कर देता हूँ आपको उसमें। प्लीज। पहले तो मैं वाक़यात बताऊँ कि पहले जो मैं पहले बात कर रहा था कि जितनी भी तालिबानाइजेशन हुई, आपने कभी तालिबान के खिलाफ कोई बयान नहीं देखा होगा। कितने वाक़यात हुए, अफसोसनाक वाक़े हुए, अंदोनाक वाक़े हुए। अभी कोयटा ट्रेन, बलुचिस्तान में ट्रेन का वाक़या हुआ, कोई मजम्मत, कोई उनकी फैमिली तरफ से कुछ भी नहीं। जब आपने जो बात की, धरना उन्होंने ख़त्म किया था। अब वो धरना जिसके कहने पे लगाया था इमरान खान ने, जिसके उंगली पे जो एम्पायर की उंगली के इशारा करते थे ना, उसी एम्पायर ने बोला कि अब उससे कंटेनर से उतर जाओ, अब बहुत हो गई। तो वो कंटेनर पे चढ़े भी एम्पायर की उंगली की वजह से थे और उतरे भी एम्पायर की उंगली की वजह से थे। तो वो हकीकत इमरान खान की वो ये है, वो ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा उसूली शख्स था जिसने कोई उसको दुख हुआ और उसने कोई जो है वो किया। उसके बाद कितने बयान चले, आपने वो बात की एपीएस वाली, एपीएस के बाद तालिबान के खिलाफ कितने बयान दिए इमरान खान ने, मुझे आप निकाल के दे दें आपको। कितने दफा तालिबान को कंडेम किया। वो तो तालिबान के मदरसों को फंडिंग करते हुए नजर आए, वो तो तालिबान को पाकिस्तान में दफातर खुलवाने के लिए नजर आए, जिन्होंने चुन चुन के मासूम बच्चों को, हमारे मतलब खवातीन को, हमारे
लीडरान को, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को, हमारे जवानों को, हमारे फौजी जवानों को, सबको जिन्होंने शहीद किया, बेगुनाह लोगों को बाजारों में, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में जिन्होंने हमले किए, उनको एक में बयान दिखा दें पीटीआई की लीडरशिप का कि उन्होंने बहुत बड़ा मजम्मत की, वो बोला कि हम इनको इनके साथ उनको सख्ती से निपटा जाए, तो एक बयान दिखा दें, वो चीज़ ही नहीं है। लेकिन ऐसे माहौल में भी क्या सालिसी हो सकती है जब एक तरफ आप जैसे सियासतदान जो हैं, बिलावल भुट्टो जैसे सियासतदान सालसी की बात कर रहे हैं और नून लीग से उठ कर लोग ये कह रहे हों कि पीटीआई जो है वो ये क्या यकजहती का इजहार करेंगे, इन तालिबान का कोई एक हमला बता दें, किसी हमले में कभी भी पीटीआई का कोई बंदा जो है ना वो जाँ बाग नहीं हुआ, उस पर किसी ने हमला नहीं किया। तो ये बातें क्या ऐसे माहौल में जब पूरी कौम को इकट्ठा होना है, ये कोई जमात क्यों चाहती है कि अगर हमारा एक मरा है उसके भी 2 मरने चाहिए, उसके 2 मरे उसके 4 मरने चाहिए? तो ये सोच आगे नहीं बढ़ने देगी। नहीं, मैं कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता अल्लाह करे वो किसी दोस्त का भी ना मरे, ना किसी दुश्मन का भी मरे। पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में कोई भी बेगुनाह शख्स जो कि किसी की औलाद है या जिसकी कोई औलाद है उसको नहीं मरना चाहिए। खासतौर दहशतगर्दी के वाकयात में, बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इन दहशतगर्दी वाकयात में दुनिया में किसी को भी नहीं मरना चाहिए, वो तो सबका एक अकीदा है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की, देखिए एक जमात जो कि इनकरेज करती हो या कहती हो जी इनको फंडिंग देना, मुझे बताएं, ये उन मदरसों को फंडिंग देना पीटीआई की केपी की गवर्नमेंट ने बाकायदा गवर्नमेंट के पैसे दिए हैं उन्होंने फंडिंग की, उसकी वजह क्या थी? और वो मदरसे जिनके लिए बाकायदा कॉन्ट्रोवर्शियल रहे, फिर उनके दफातर खुलवाना, उनके लिए उनसे बातचीत करने की बातें करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक हिस्ट्री करेगी। लेकिन यस, मैं कहता हूँ अगर चले डिस्पाइट नोइंग दैट कि जी ये फैक्ट है, उसके बावजूद हम चाहते हैं कि इन सबको हम कायल करें कि ये बुरे को बुरा बोलें, अच्छे को अच्छा बोलें, दहशतगर्द को दहशतगर्द बोलें। ये और अगर ये इस खुशफहमी में है यस कि जी हम अगर कोई हार्श बयान नहीं देंगे दहशतगर्दों के खिलाफ तो हम पे अटैक नहीं होगा। लेकिन जब ये आग लग जाएगी खुदा ना खासा तो फिर छोड़ेगी किसी को नहीं। ये कोई कुछ खुशफहमी में ना रहे कि ठीक है आज मैं दहशतगर्दों के खिलाफ बयान नहीं दूंगा तो मेरा घर बच जाएगा। अगर आग लगी तो घर सबके जो है जलेंगे, ये किसी का घर बचेगा नहीं। तो ये इस तरह की खाम ख्याली बेवकूफ़ी ये पीटीआई की लीडरशिप करती हुई आई है। और मैं समझता हूँ कि अगर दहशतगर्दी का कोई शिकार वाकई अगर पाकिस्तान में हुआ तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुई है। लेकिन तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जब उन्हें पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं मिल रही, बात कौन करेगा? लोगों को उठा के जेलों में डाला गया। इमरान खान आज भी जेल में है, ज़ाहिर है उनके नज़दीक तो इमरान बेकसूर हैं, और इनके जो सीनियर लीडर्स हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, यू नेम इट, बहुत सीनियर लीडर्स जो हैं वो आज भी जेलों में कैद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद एक बड़ी मिसाल हैं, एजाज चौधरी साहब एक बड़ी मिसाल हैं, और बड़े सियासतदान। तो कहते हैं ऐसे माहौल में क्या इनसे बात हो, क्या हमसे ये तवक्को रखते हैं कि एक तरफ आप हमसे बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुल्की मसाइल के हल के लिए हम आपको अपनी सपोर्ट दें, जब आप हमें कोई स्पेस नहीं देंगे, हमारे लोगों को उठा के जेलों में डालेंगे, तो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? देखिए जी, एक तो जेल में हमने नहीं डाला, ये आपको पता है, और पीपुल्स पार्टी की तो हिस्ट्री रही। जब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब रहे हैं 2008 वाली गवर्नमेंट, तब उसमें एक भी कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। लेकिन इमरान खान के दौर में यस, मुझे याद आ गया, इमरान खान के दौर में बहुत लोग रहे हैं। प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को अरेस्ट किया गया, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को अरेस्ट किया गया, आगा सिराज दुरानी को अरेस्ट किया गया, खुर्शीद शाह साहब को अरेस्ट किया गया, मुझे अरेस्ट किया गया, बेशतर लोग हम लोग अरेस्ट हुए वो इमरान खान के कहने पर हुए। नहीं, दौर उनका था, जैसे दौर आज आप लोगों का है, आज वो लोग जेलों में हैं। दौर होना अलग बात है, किसके कहने पर गिरफ्तारियां हुई ये अलग बात है। फिर इसमें मैं रहता हूँ ना, राना सनाउल्लाह साहब जिन्होंने कोई बयान दिया था इमरान खान साहब के बारे में जो कि उनको नहीं देना चाहिए था, मेरी उसमें एक डिफरेंट राय है, वो उनको थोड़ा पर्सनल बयान दिया था, तो उसके बाद जो हीरोइन डाल दिया तो वो तो किसी और ने नहीं किया, वो तो इमरान खान साहब की ज़ाती ख्वाहिश थी। शहरयार अफरीदी हमारे मेरे प्रोग्राम में भी बारहा ही आकर कह चुके हैं कि ये उन्होंने नहीं किया था। तो अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर कलमे क्यों पढ़ रहे थे असेंबली की फ्लोरों पे और टॉक शोज पे और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में? अगर मेरे मिनिस्ट्री में कोई और बंदा काम करके जाता तो मुझे तो कलमे नहीं पढ़ूंगा। तो भी तो सबसे बड़ा मुनाफिक शख्स होगा माजर इस हाश बैठ के कि जो कलमा पाक पढ़ रहा हो, अल्लाह ताला का नाम लेके कस्में उठा रहा हो कि जी ये बात जेन्युइन हुई है, तो आप बोले कि मेरा नहीं था, किसी और का बस था। अगर किसी और का बस था तो आप खामोश होकर बैठ जाते ना। आपको आके किसी ने कहा कि आप जो है कुरानी आयत पढ़ें और कलमे पढ़ के लोगों को इस्लामी कोड चीजें कोड कर करके आप लोगों को बैठकर झूठ बोलते रहे, उससे किसी ने कहा झूठ बोलने के लिए? हाँ, अगर आप में इतने गट्स थे या तो आप बोलते आप गट्स नहीं थे, गट्स से तो बोलते भाई ये गलत किया हमने,
और इन्होंने ही किया था ये बात, क्योंकि मैंने इसलिए पूरी बात की एक तसलसल बनाया कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि उनको शायद मेरे हिसाब से वो नहीं देनी चाहिए थी, वो क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल मामला था, जिसके बिना पर उसके तीसरे चौथे दिन जो है या उसके कुछ दिनों के बाद ये फैसला हुआ और उस पर उनको जो है उनको इस सिलसिले उठाया गया। तो उस वक्त तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि उन्होंने नहीं किया, आपकी वाली बात, मैं आपकी बात को अगर यकीन मान लूँ कि ठीक है आप सही कह रही हैं कि उन्होंने नहीं किए, किसी और ने किए, तो फिर तो वो कठपुतली था प्राइम मिनिस्टर ना, वो माने कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर था लेकिन हुकूमत कोई और चलाता था, मेरे बस में कुछ ये नहीं बात था, में माना ना उन्होंने, वो कहते थे उन्होंने काम नहीं कर, उन्हें काम करने नहीं दिया गया, ये उन्होंने एडमिट किया। नहीं वो उन्होंने पास है, वो जब वो तो उन्होंने वो एडमिट किया कि मेरे पास तो वोट भी नहीं होते थे, मैं असेंबली से बिल जो है वो भी किसी के कहने पे पास करवाता था, मैं तो बजट पे किसी के को रिक्वेस्ट करके करवाता था। तो फिर अगर वो माने, अच्छा अगर एक और बात, चले आप वाली बात बिल्कुल ठीक बात है कि उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो मतलब उनका इख्तियार था कि इख्तियार कोई और इस्तेमाल कर रहा था। और आज फिर वो डेमोक्रेसी की बात किस तरह करते हैं कि जी रूल ऑफ लॉ की क्या बात करते हैं कि जी अवाम के वोट की हुक्मरानी की क्या बात करेंगे। अगर अगर बकौल उनके कि उन्होंने जो कुछ किया उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी और ने किया, तो वो एक कुर्सी पे बैठे थे, तो अगर कोई और कर रहा था तो कुछ किसी और के खिलाफ उन्होंने इतनी हिम्मत इमरान खान में उस वक्त क्यों नहीं थी जब इख्तियारी कुर्सी बैठे थे, इख्तियारी कुर्सी के हटने के बाद वो हिम्मत क्यों जाग रही है कि वो बोलते हैं कि फलाना बुरा था, फलाना बुरा था। आज की हुकूमत बाइख्तियार है? क्या आज की हुकूमत अपने फैसले खुद कर रही है, वज़रा अपनी मर्जी से रखे? जी नहीं, मैं पहले उस बात का जवाब दे दूं ना। मैंने पहले कहा कि जी अगर इमरान खान साहब बहुत अच्छे आदमी थे, हिम्मत वाले थे, जो आज कहते हैं कि एक बयानिया है, एक नजरिया था जब हुकूमत में थे और बकौल उनके उनके पावर्स कोई और एक्सरसाइज कर रहा था जिसको नहीं करने चाहिए, जो ना कानून में करने चाहिए ना आइन में करने चाहिए, किसी डेमोक्रेटिक आदमी को तो बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए। तो अगर उन्होंने इतने बेबस थे तो फिर वो कहते क्यों क्यों नहीं थे कि मैं बेबस हूँ, तो आज क्यों कह रहे हैं? उस वक्त उनको क्या तकलीफ हुई कि नहीं कहते? और फिर उसी शख्स को लिए एक्सटेंशन भी जनरल बाजवा के लिए इमरान खान साहब ने दी। फिर जब आखिर में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं। जिसका मतलब इक्तदार की हवस में, इक्तदार की लालच में इमरान खान साहब लाइफ टाइम के लिए उन लोगों को कबूल करने के लिए तैयार थे जिनको अब इक्तदार में नहीं है, तो उनको बुरा भला बोल रहे हैं और पूरी कौम को लगा दिया कि उनको बुरा भला बोलने के लिए। पहली बात। अब आपका दूसरा बात आई कि भाई क्या ये हुकूमत जो है वो बाख्तियार है या नहीं। देखिए जी, मेरा कोई काम नहीं कि किसी को लिए बोलूँ कोई बाख्तियार है या नहीं। मुझे ये पता है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो मुझे बाख्तियार नज़र आते हैं। और अगर अगर नहीं में तो अगर वो नहीं है तो वो फिर तो वो भी उनकी ही बात है, अगर है तो उनकी बात है, उनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी की, यस मुझे पता है पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपने इख्तियारात को जो है इस्तेमाल भी करी, अपने इख्तियारात पे आवाज़ भी उठा रही है। जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें उसमें पीपल्स पार्टी बावाज़ बुलंद अपनी चीज़ों को रेज भी कर रही है। तो केनाल मंसूबे को क्यों कंट्रोवर्शियल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना रही है? हुकूमत यकीन दहानियाँ भी करवा रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है अपनी जगह। लेकिन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम में हमें जो जो अच्छी चीज़ें उसमें किसी में कोई एतराज़ नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग होनी चाहिए, ड्रिप इरीगेशन पे काश्त होनी चाहिए, बंजर ज़मीनों को आबाद होना चाहिए, जो कंटेम्प्टेड वाटर है उसको प्योरीफाई होकर उससे काश्त होनी चाहिए। मैं दो चार चीज़ें ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी क्लाउड सीडिंग भी होनी चाहिए, क्लाउड बस्टिंग भी होनी चाहिए। क्लाउड सीड पूरी दुनिया में चलती है, आप क्लाउड सीड्स करें, उससे आप पानी दें जिन जिन इलाकों में पानी नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ तक बात है कैनाल्स की, कैनाल्स का बिल्कुल एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है पूरे सिंध की आवाम की तरफ से, सिंध की हर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। सिंध असेंबली ने यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, PTI सब शामिल थे। फिर सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जब अपने ज्वाइंट सेशन से खिताब किया, उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी इस तरह के कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट की सपोर्ट नहीं कर सकता जिसके लिए एक सूबों में जो है वो बेचैनी हो या सूबों को एतराज़ हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बेशतर कह चुके हैं कि वो कैनाल्स को सपोर्ट नहीं करते। चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो रोज़ाना कह चुके हैं, रोज़ाना कहते हैं, मुख्तलिफ औकात में कहा है कि हम कैनाल सपोर्ट नहीं करते। एज ए गवर्नमेंट का स्पोक हम कह चुके हैं, मैं कह चुका हूँ कि जी कैनाल नहीं बनेंगे, कैनाल नहीं बनेंगे और कैनाल नहीं बनने देंगे। तो ये हमारी कैनाल के बारे में पूरी सिचुएशन है। ठीक है, और ये कायम है आप लोग इस बात पर नहीं बनने देंगे?
हम बिल्कुल कायम और दायम हैं कि अल्लाह ताला जिंदगी दे, तो जब तक जिंदगी है तो इंशाअल्लाह ताला कैनाल नहीं बनेंगी। बहुत शुक्रिया, कंट्रोवर्शियल की कैनाल नहीं बनेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात सिंध पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान फासले कम होने से लग रहा था कि ईद के बाद हुकूमत इस मुमकिन इत्तेहाद से मुश्किल में पड़ सकती है, लेकिन मसला ये है कि उसी वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ ज़बान खोली। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती मीटिंग में इमरान खान हुकूमत किसने गिराई और असल मैंडेट चोर कौन है, उन्होंने सवाल किए मौलाना साहब से। मौलाना साहब ने उनके इन सवालों के जवाब नहीं दिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस बयान पर न सिर्फ JUI ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, बल्कि PTI के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का कमाल ये है कि वो हर जगह फ़िट हो जाते हैं। उससे पहले CM KP के 26वीं आईनी तरमीम में भी मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को नेगेटिव कह चुके हैं। ज़ाहिर है कि जब कदूरतें ख़त्म करने का वक्त हो, जब सुलह सफाई की बातें चल रही हों, एन उस वक्त जो है जब एक दूसरे के लिए मरने जीने के वादे भी हो रहे हों, एन उस वक्त उसी मौके में कोई उठकर सारी जो है वो लुडो ही उलट दे, तो उसे क्या नाम दिया जाए? कॉन्शियसली कर रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है? कौन है जो नहीं चाहता कि PTI और JUI के दरमियान हालात ठीक हों, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से तहरीक चलाएं? क्या ये तहरीक इंसाफ के अंदर से ही लोगों की साजिश है? इन बयानात के बाद JUI ने अपनी तोपों का रुख भी अली अमीन गंडापुर की तरफ कर दिया। JUI के तर्जुमान असलम गौरी का ये मानना है कि अली अमीन तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान फासले बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने PTI लीडरशिप को एक मशवरा दिया कि वो अपनी सफ़ों में मौजूद जो साजिशी हैं उन पर नज़र रखें, वरना ग्रैंड अपोजिशन में रुकावट से हुकूमत और गैर जमहूरी क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा। नाजरीन, इमरान खान की क्लियर गाइडलाइंस हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलना है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का मानना है कि गंडापुर के बयान से अगर मौलाना साहब की कोई दिल आज़ारी हुई है तो मामला हल कर लेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि ये डिसिप्लिन की कमी है या सियासी स्ट्रेटजी है, सियासी हिकमत अमली है? क्या कि आधी PTI मौलाना की गुन गाती है, वो मौलाना के साथ चलना चाहते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म से तहरीक चलाना चाहते हैं, जबकि आधी PTI उन पर तनकीद करती है? क्या यही वजह है कि JUI और PTI के दरमियान मुमकिन इत्तेहाद की ट्रेन जहां रुकी हुई है वहीं रुकी रहेगी? दर्जनों मुलाकातों के बावजूद भी दोनों जमातों में अभी तक जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसे हम बदएतमादी कहते हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकी। एतमाद का मसला हल क्यों नहीं हो सका? क्या रुकावटें हैं, क्या बैरियर्स हैं? एक अहम नुकता ये भी है कि ये ख़बरें आई हैं कि JUI चाहती है कि अगर अपोजिशन इत्तेहाद बनता है तो वन मैन शो नहीं होगा, फ़ैसले होंगे मुशावरत से होंगे। हुकूमत से बात करनी है या ताकतवर हलकों के साथ बैठना है, इसका फ़ैसला भी मुश्तरका ही होगा। ऐसे में अली अमीन का ये दावा कि उन्हें बैक चैनल राब्तों से उम्मीद है कि जल्द ब्रेक थ्रू हो सकता है, तो सवाल यह है कि इस सारे मामले पर क्या PTI ने JUI को एतमाद में लिया है कि उन्होंने बैकडोर जो है ना वो राब्ते उनके चल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है, उनको एतमाद में लिया है? और अली अमीन गंडापुर साहब तो बड़े पॉजिटिव भी हैं, पुरुमीद भी हैं कि बात बन जाएगी। क्या उन्होंने एतमाद में लिया JUI को, या फिर हुकूमत से मुज़ाकरात और चीफ जस्टिस से मुलाकात की तरह PTI यहाँ भी सोलो फ्लाइट ही ले रही है? दूसरी तरफ दहशतगर्दी का मसला है, उस पर जो कौमी सलामती की मीटिंग हुई है वहाँ JUI जो है वो ज़रूर गई, मगर वो इसके एलामिये से मुतमईन है, ना ही कोई फ़ौजी ऑपरेशन चाहते हैं। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस और कौमी सलामती को लेकर JUI कहाँ खड़ी है, वो क्या चाहते हैं? मैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने वक्त दिया। कामरान साहब, एक अरसे का बड़ा इशू कि तहरीक चलाना चाहती है तहरीक इंसाफ भी, तहरीक चलाना चाहते हैं मौलाना साहब भी, फिर कोशिशें होती हैं कि दोनों जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हों, लेकिन फिर कोई ना कोई कहते हैं ना एवी शोशा छोड़ देना, वो तहरीक इंसाफ की तरफ से हमेशा होता आया है और अभी भी हो रहा है। तो इस माहौल में क्या तहरीक इंसाफ और PTI साथ चल सकते हैं, JUI साथ चल सकते हैं? सर, ऐसा है कि जब 26 अमेंडमेंट में मौलाना साहब ने इंगेज किया था PTI को,
तो उस वक्त भी हम इनको मजाक से कहा करते थे कि अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो ट्विटर पे आपने हमारी तारीफ करनी है या गाली देनी है। हमको अभी तक जो है ना, अगर हमने आपकी कोई आपकी फेवर की बात कर दी तो फिर जो है ना वो कोई और बात होगी, और अगर हमने कोई खाना खरास्ता आपके अगेंस्ट चले गए तो फिर हमारी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो अब भी जो है ना कभी कभी, बल्कि कभी कभी क्या अक्सर होता है, अली अमीन साहब जो है वो जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाते, या कंट्रोल शायद जानबूझ के नहीं करते। मुख्तलिफ तरह से मैसेजेस भी आते हैं और फिर उसके बाद जो है ना फिर कोई ना कोई नया शोशा छोड़ दिया जाता है। जाहिर है इस तरफ भी जो है जो बैठे हुए लोग हैं वो भी इंसान है, फिर अपना उनको भी अपने कायद की मोहब्बत होती है, वो कायद की मोहब्बत में वो भी जवाब दे देते हैं। मौलाना हालांकि खुद जो है वो सब्र करते हैं और जवाब नहीं देते, मगर बाकी लोग तो फिर वो स्टैंडर्ड के उस सब्र उनके पास स्टैंडर्ड का नहीं है, वो नहीं रोक सकते अपने आप को, तो फिर मामला मजीद बिगड़ जाते हैं। तो ये जो एतमाद का ना होना है, एतमाद का फुकदान होना है दोनों पार्टीज के दरमियान, ये भी जो है ना वो आपस में मिलने नहीं देता। तो ये कैसे खत्म होगा? ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, एतमाद की जो कमी है, ये जो खसारा है एतमाद का, ये कैसे कम होगा, ये कैसे खत्म होगा? क्या दोनों जानिब ऐसी कमेटीज नहीं बन सकती कि वो दोनों जमातों के लिए काबिल कबूल हों? मतलब कि जैसे गंडापुर साहब हैं, आप ना चाहें कि वो कमेटी में बैठे या उनसे बातचीत ही ना हो, इस तरह पीटीआई भी ये समझे कि जेयूआई से लोगों ने कमेटियां बनी हुई हैं, दोनों तरफ से कमेटियां, दोनों तरफ से कमेटियां मौजूद हैं। जेयूआई की तरफ से मैं हूं और उस तरफ से वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों की बातों को फिर अहमियत देकर मामलात रुक क्यों जाते हैं कमेटीज होने के बावजूद? देखिए वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो फिर ऐसी बात कर देते हैं और फिर हिट भी डायरेक्ट मौलाना साहब को करते हैं। मेरे पे बात कर लें, गौरी साहब पे बात कर लें, मौलवी वासे पे बात कर लें, किसी अताउर रहमान साहब पे इवन बात कर ले, चले कोई चल जाता है, मगर वो मौलाना साहब पे बात करें फिर वो कारकुन भी बर्दाश्त नहीं करता, वर्कर जो है वो भी अनाय हो जाता है और फिर हम पे प्रेशर आता है कि आप क्या आपने बातचीत का जो है ना वो बखेड़ा डाला हुआ, ख़त्म करें इन बातों को, छोड़ें इसको। तो ये हम पे प्रेशर जो है ना वो बढ़ा देते हैं पार्टी के अंदर। इस रवैये को बेहतर बनाया जाना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए अगर साथ चलना है, और अगर नहीं चलना तो वो अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी हैं। हमने तो हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई हमारे साथ ज़रूर चले। हम अकेले इंशाल्लाह ताला चल सकते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में चलेंगे। आप देखेंगे। तो इसका मतलब है कि अभी भी ये सेकंड थॉट एग्जिस्ट करती है कि पीटीआई के बगैर चला जा सकता है। हाँ, हम देखेंगे, हम जब आप देखिएगा कि हम जब तहरीक चलाएंगे या हम जब कोई अपने तौर पे आगे सियासी मामलात को लेके चलेंगे तो फिर दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। कैसे, उसका एजेंडा क्या होगा? ईद के फौरन बाद आप सड़कों पर निकलेंगे? नहीं, सड़कों की अभी तक बात नहीं। हम अपने पार्टी के इदारों के बगैर जो है वो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। पार्टी के इदारे का इजलास बुलवा दिया गया, जनरल काउंसिल सेशन है 20th को, और 20th के साथ ही फिर उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और मौलाना का अपना एक स्टाइल है, उसके मुताबिक जो है ना वो फिर तहरीक को उठाते हैं। तो ये हमें कोई उसमें गंडापुर साहब जिस तरह से चलाना चाहे हमारे हमें कोई एतराज भी नहीं है, वो अपने तौर पे चले, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी और पीटीआई को भी। अकेला होता है, दो मिलके 11 बन जाते हैं, और अगर वाकई हुकूमत पर प्रेशर डालना है तो दोनों को साथ चलना पड़ेगा। ऐसा है कि पीटीआई के अगेंस्ट भी हम अकेले भी 11 थे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ा था? भी सब आपको फर्क कोई नहीं पड़ा था उस वक्त भी, सिर्फ लोग जलसों में शिरकत के लिए तशरीफ लाया करते थे। सही, लेकिन आप लोगों का मोटिव क्या है? इन तहरीक इंसाफ का तो एक मोटिव साफ नजर आता है कि नहीं, पॉलिटिकल एक तो स्पेस मिलनी चाहिए, इमरान खान बाहर आए, राइट? जेयूआई का हमारा तो इलेक्शन के हवाले से हमारा जो सिर्फ मसला है वो इलेक्शन के फेयर और फ्री होने के हवाले से मसला है और गैर नुमाइंदा हुकूमत होने के हवाले से मसला है। इस मामले को ठीक होना चाहिए, ये हमारा इशू है। और अगर तहरीक इंसाफ और जेयूआई एक प्लेटफॉर्म पर चलती हैं तो तहरीक इंसाफ का तो पहला इशू ये है ना कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालें और जो कारकुन है उनको जेल से बाहर निकालें। क्या इस उनके एजेंडे को, इस सोच को आप लोग भी जाहिर सपोर्ट करेंगे अगर एक प्लेटफॉर्म पर चलते हैं आप लोग इकट्ठे? ऐसा है कि ये बात तो अगर के साथ मशरूत है। अगर इत्तेहाद बन जाता है तो फिर इत्तेहाद का एक नज़म होगा, इत्तेहाद का एक ढांचा होगा, उसकी एक बॉडी होगी, वो फैसले करेगी।
मैं सिटिंग इन दी JUI, कोई और सिटिंग इन दी PTI, हम फैसला करने वाले कौन है कि वो इत्तेहाद कैसे चलेगा? वो इत्तेहाद फिर वो अपनी मर्जी से चलेगा, उसका अपना नज़म उसका जिम्मेदार होगा, वो अपने मुशावरत के बाद अपना एजेंडा देंगे, अपना प्रोग्राम देंगे और उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा या बढ़ सकते हैं। जो एक गंडापुर साहब तो इस बात पे भी बड़ा कॉन्फिडेंट हैं कि इमरान खान तो सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, वो सबको माफ़ करना चाहते हैं। माफ़ी एक तो अगर आपके इल्म में है तो हमारे साथ भी आप शेयर करेंगे कि आप PTI से कोई माफ़ी किसी ने मांग ली है? क्योंकि बैकडोर चैनल राब्तों की उन्होंने भी तस्दीक की है, वो कहते हैं कि बात हो रही है, बड़ा कॉन्फिडेंट है। हम तो बैकडोर राब्तों के हक में ही नहीं है, और ये बात भी हमने रखी है अपनी शराइत में कि कोई बैकडोर राब्ता ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्टी जो है ना इत्तेहाद में होते हुए अपने तौर पे कोई बैकडोर राब्ते चला सके या रख सके। तो इस बात पे भी जो है वो दोस्तों को गौर कर लेना चाहिए। अभी तक बातें मैच्योर नहीं हुई हैं, अगर मजीद बढ़ना है तो इन बातों को जहन में रख के बढ़ें। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सियासी सोच में फ़र्क है। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मसाइल का हल इस्टेब्लिशमेंट से बात किए बगैर या उनको एतमाद में लिए बगैर या उनके साथ बैठे बगैर नहीं निकल सकता। आप लोग बैकडोर चैनल राब्ते हों या इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो, आप लोगों की सोच ये है कि सियासी मामलात सियासी लोग ही हल करें। तो ये इतना बड़ा एक सोच का फ़र्क है, तो इसके होते हुए आप कैसे समझते हैं कि सोचा भी जाए कि साथ चला जाए? उनका आज भी यकीन यही है कि अगर उन्हें रास्ता मिलेगा तो वो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही मिलेगा। ये बात हमने रख दी हुई है। अपनी जो हमारी रिजर्वेशंस थी उसमें एक वन ऑफ द कंडीशन वो ये है, और अगर दोस्तों को कबूल होगा तो हम इकट्ठे चलेंगे, अगर नहीं होगा तो किसी को हमें उनके अपने तौर पे चलने में और उन्हें हमारे अपने तौर पे चलने में कोई एतराज़ नहीं है और ना होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। JUI के रहनुमा सीनियर रहनुमा इमरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुल्क में गैर कानूनी रहने वाले अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। हुकूमत ने 31 मार्च के बाद गैर कानूनी अफ़गान शहरियों को हिरासत में लेकर मुल्क बदर करने के इंतज़ामात को मुकम्मल कर लिया है और फिर उसके बाद क्रैकडाउन होगा। अब हुकूमत ने अफ़गान सिटीज़नशिप कार्ड रखने वाले मुहाजिरीन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी थी, जिनकी तादाद 8,80,000 है। ये वो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने 2017 में कार्ड्स जारी किए थे। अफ़गान सिटीज़नशिप कार्ड अफ़गानियों के पाकिस्तान में क़याम को आर्जी कानूनी हैसियत देता है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन बराए रेफ्यूजीज़ के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं, जिनमें 25 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड हैं। उनकी मुकम्मल मालूमात पाकिस्तानी इदारों के पास मौजूद हैं, जबकि जो बाकी हैं ये गैर कानूनी तौर पर इल्लीगल रह रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले अफ़गानों की वापसी का सिलसिला सितंबर 2023 में भी शुरू हुआ था। 15 दिसंबर 2024 तक लगभग 8 लाख अफ़गान मुहाजिरीन अपने मुल्क वापस जा चुके थे। मुल्क में 13 लाख अफ़गान मुहाजिरीन ऐसे हैं नाजरीन जिनके पास अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी करदा POR यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है। इन अफ़गान मुहाजिरीन को मुल्क छोड़ने के लिए जून 2025 की डेडलाइन दी गई है। अब मसला यहाँ ये है कि इंसानी हुकूक़ के आलमी इदारे अफ़गानियों की पाकिस्तान से मुल्क बदरी की जो मंसूबा है इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस डेडलाइन ने लाखों अफ़गानों को एक कमज़ोर हालत में छोड़ दिया है, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 31 मार्च की डेडलाइन को ज़ालिमाना करार दिया है। मगर दफ्तर ख़ारजा ने अफ़गानों के साथ बदसलूकी के दावों को गलत करार दिया है। नाजरीन, पाकिस्तान इकॉनमी जो है, पाकिस्तानी इकॉनमी इस वक्त किस हालत में है ये सब जानते हैं, ये हम सबको पता है। ऐसे में लाखों अफ़गान मुहाजिरीन का बोझ उठाना कोई अकल की बात नहीं है, जबकि अफ़गानिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं। चाइना के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे वहाँ पे किए जा रहे हैं। ये वो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जो लगभग 45 साल पहले सोवियत वॉर में पाकिस्तान आए और पाकिस्तानियों ने न सिर्फ उनके लिए अपने बॉर्डर्स खोले बल्कि जो वसाइल थे उनसे इनकार नहीं किया, सब कुछ उनके साथ शेयर किया। अब लगभग 4 दिहाइयों के बाद अफ़गानिस्तान ने सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर पाकिस्तान की मुखालिफत शुरू कर रखी है। बजाय एहसानमंद होते वो तहरीक तालिबान के सहूलतकार बन गए। यही नहीं बल्कि उन अफ़गान मुहाजिरीन की आड़ में दहशत गर्दी भी हो रही है।
सहूलतकारी भी उन्हीं के ज़रिए हो रही है और पाकिस्तान आने जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। क्या उन्हें अपने मुल्क भेजकर पाकिस्तान फेंस मुकम्मल करके आमदोरफ्त बंद करने में कामयाब हो सकता है, या इस बार भी मगरबी ताकतों के दबाव में मुल्क बदरी का ये जो मंसूबा है ये सिर्फ मंसूबा ही रह जाएगा? इस पर मैं बात करूंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तज्जियाकार मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, एक ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी हम एक दहशतगर्दी जैसे एक बड़े मसले का जो चैलेंज है इससे निमट रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात भी कशीदा हैं, क्या ऐसे वक्त में जब यूनाइटेड नेशन भी अक़वाम मुत्तहिदा मगरबी ममालिक हम पर तनकीद कर रहे हैं, क्या ऐसे वक्त में ये फ़ैसला दुरुस्त है? और फिर डेडलाइन आप देखें 2 दिन 3 दिन बाकी रह गए हैं, क्या ये डेडलाइन का फ़ैसला दुरुस्त था सर? देखें शाजिया, बात है कि मैं ये निकला वज़ीर दाखिला से सिंध में, और अब जब ये फैसला हुआ तो मैं आई वाज पार्ट ऑफ इट, जब इंटीरियर मिनिस्ट्री ने फैसला किया था। देखिए, हमने उस वक्त 7.5-8 लाख अफगान रिफ्यूजी इलीगल बिल्कुल तो वापस किया। उस वक्त 50,000 के करीब वो लोग अफगानी थे जिनको अमेरिकन ने यहाँ पर ट्रांजिट में रखा हुआ था, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्टर रहे थे, उनको सपोर्ट करते रहे, उनकी जान को खतरा था कि जी हम इनको ले जाएंगे। 4 साल गुजर गए हैं, हमने मेहमान नवाजी भी कर ली, एक तो वो भी वापस जाने चाहिए। नंबर 2, इस वक्त जो ये आप बात करें CA, जो सिटीजन जो कार्ड्स हैं इनके पास, जिनके प्रॉपर तरीके से अफगान ACC अफगान सिटीजन कार्ड्स हैं या PR वाले हैं, नो ये उनको टेम्परेरी इशू हुए थे। दे रिमेन अफगान नेशनल्स, दे आर अफगान, ये पश्तून ये जो है इतने फॉरेनर्स हैं। नहीं, जब इन अफगानियों को 2017 में जो है वो अफगान सिटीजनशिप कार्ड जारी किए, जो जाहिर है कि इस बात की गारंटी होता है कि कानूनी हैसियत से आप लोग पाकिस्तान में रह सकते हैं, तो उसके बाद दुनिया कह रही है कोई जवाज़ नहीं बनता कि आप इन्हें मुल्क बदर करें। आप मुझे ये बताइए कि कौन सी दुनिया में, अब मगरब से पूछे ना कि कौन सी दुनिया में रिफ्यूजीज होते हैं वो पूरे मुल्क में फिरते हैं, उनकी एक जगह एलोकेटेड होती है, वहाँ पर वो रहते हैं, उनकी फेंसिंग हुई होती है और वहाँ उनको यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज उनको वहाँ पर लुक आफ्टर करते हैं। हमारे पास 1.4 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज वो हैं जो प्रॉपर रजिस्टर्ड है बाय यूनाइटेड नेशन, ये जो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज हैं उनके हैं। लेकिन उसके अलावा जो 15-20 लाख हैं, दे हैव टू गो बैक टू द कंट्री। हम उनको नहीं कहते, उनको हम बाइज्जत रखें, अभी भी ये रह रहे हैं, हम इनको बहुत एहतराम से, इज्जत से ट्रांसपोर्ट भी देंगे, सब कुछ देंगे, अफगान बॉर्डर पे बड़े एहतराम से हैंडओवर करेंगे। वी आर नॉट पुशिंग बैक। बात यह है कि अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत क्या पाकिस्तान से ताउन कर रही है? हमने उनसे क्या चीज़ मांगी है? एक चीज़ सिर्फ कि अपनी अफगान सरजमीन जो आपने कमिटमेंट की थी 2 एग्रीमेंट में, वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल मत करने दें। आर दे डूइंग इट? व्हाई शुड वी बी बॉदर्ड अबाउट देम? आई थिंक हमें चीज़ों का एंड पाकिस्तान फर्स्ट की बात है, इट इज एनफ। लेकिन क्या हमारे इस रिएक्शन के बाद उनका जो रिएक्शन होगा हमारे इस एक्शन के मुकाबले में वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा? अब इतने हमले हो रहे हैं, TTP इतना नुकसान पहुंचा रही है, तो उसके बाद क्या होगा फिर? देखिए शादी है, जो अफगान तालिबान ने बुरी हुकूमत हमारे से करना बहुत कुछ कर लिया, ठीक है, दे आर थैंकलेस पीपल, बहुत हमने कर लिया। अगर इतनी सी बात हमारी नहीं मानते, अगर उनको अफगान नेशनल का नहीं फिक्र है, तो व्हाई शुड वी बी बॉदर्ड? उनको चाहिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें, कहें कि बिल्कुल हम किसी को ये TTP ख्वारजियों को या BLA को हम नहीं आने देंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारे साथ हमने कमिटमेंट की थी, लेकिन सारा असला वहाँ अमेरिकन छोड़ के चले गए। 7,70,000 राइफल, 70,000 गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हुई हैं, जो ये बेच भी रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। या तो आप पाकिस्तान को माने, हमारे बायलैटरल रिलेशंस के बच्चे करें, हमें आप किसी को इन्विटेशन ना करने दें। ये जब 15 लाख जाएंगे ना अफगानिस्तान, जब इनका इकोनॉमिक क्रंच आएगा, दुनिया को अफगानी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, फिर इनको। लेकिन ब्रिगेडियर साहब दूसरी तरफ हकीकत देखें ना, हमसाए तो हमसाए वही रहते हैं। हमसाए कहते हैं ना, हमसाए नहीं बदले जा सकते, उन्हीं के साथ आपको रहना है, अच्छा रहें बुरा रहें, ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है। आप भारत का बॉर्डर देखें, वो ऑल टाइम वो टेंस एक सिचुएशन रहती है। अफगानिस्तान के साथ भी हमारा माहौल ये बन चुका है, तो इसके लिए मुज़ाकरात हमने, आप जिस तरह आप भी बात कर रहे थे, बारहा मुज़ाकरात करके देख लिए। अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात मज़ीद हो सकते हैं, TTP के साथ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना कि उनके साथ बातचीत हो। उनके इतने ज़्यादा ग्रुप्स हैं कि समझ नहीं आती कि आपने किस ग्रुप के साथ बात करनी है। यहाँ से
केपी के हुकूमत जो है ना वो इनिशिएटिव जो लेना चाह रही थी, खुद से बात करना चाह रही थी, वो एक अच्छा जेस्चर नहीं था क्या? देखिए, पीटीए गवर्नमेंट की बात ये है कि अगर पीटीए चाहती है दे शुड टॉक टू फेडरल गवर्नमेंट और ये कहेंगे कि वी वांट कि आप इनिशिएट करें, बिकॉज ये प्रोग्रेटिव जो है ना फेडरल गवर्नमेंट का होता है टू टॉक टू डिफरेंट अदर कंट्रीज। हाँ, पीटीए कहती है कि वी वो प्लीज इंक्लूड आर दीज 2, 3, 4 पीपल, वी वांट टू गो बिकॉज वी आर अफेक्टेड एंड वी वांट टू गो, टीम शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, दे कैन गो, देयर इज नो हार्म। और बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए। अफगान अबूरी हुकूमत से हमने पहले भी किया, भी आपके साथ वैसे सादिक भी गए हुए थे। इवन नाउ वो अभी क्या फीडबैक है, उसका फॉलोअप क्या होगा, वी हैव टू सी कि क्या रिस्पांस रही है। उसके फॉलोअप में हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम या अफगानिस्तान जानी चाहिए या अफगानिस्तान की टीम आनी चाहिए और बड़े अच्छे दोस्ताना माहौल में हमें मुज़ाकरात करें। बिल्कुल आई डू एग्री विद दैट, लेकिन हमारा पॉइंट ये कि हमने ये हमारी ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना कि आप अगर बॉर्डर शेयर करें, परमानेंट बॉर्डर्स हैं, देन इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि आप कहीं तो गिव अप करें। आप मुझे बताइए क्या कर रहे हैं आप? ये खारजे में सपोर्ट कर रहे हैं, आप BNF कर रहे हैं, इंडिया काबुल में बैठ के इंतहा किया हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, अमेरिकन साथ का वेपन एमुनिशन आ रहा है। आप अपनी एप्लीकेशन को एक पुल करें तो हम 3 करेंगे। हम इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देते हैं, गन्नम देते हैं, चीनी देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, दुनिया जहान की जो सपोर्ट हम करते हैं। हम क्या डिमांड करते हैं? हम सपोर्ट करते हैं। इस वक्त हमें भी दुनिया की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है IMF, हम हमेशा IMF के दर पर खड़े रहते हैं कशकोल का प्याला पकड़ के, तो उसके लिए दुनिया को इस वक्त नाराज करना क्या ये दुरुस्त मौका है? टाइमिंग देखते हैं ना दुनिया को। अगर ये बताएं कि अगर दुनिया को इस बात पे हम अफगानिस्तान से बात करते हैं और उनको ये करते हैं, आप बताइए कि क्या हम दहशतगर्दी को और बढ़ने दें या कोई अफगान अबूरी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी भी है कि हमारे से बायलैटरल रिलेशन रखें, 1-to-1 रखें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रखें। आप बजाय गवर्नमेंट टू टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात रखे हुए सारे दहशतगर्द BLA के, BLF के, BNA के, मजीद ब्रिगेड के, जो है TTP, they are having the best relation with them, उनको फंडिंग कर रहे हैं, पैसा भी देते हैं। कहीं तो आप एतराज करें और आज मुज़ाकरात करें। चलिए मैं कहता हूँ क्या उन्होंने एक दफ़ा भी कहा हाँ जी हम अफगान जो आप ये वापस भेज रहे हैं इलीगल रेजिडेंट्स को, हम उसके बारे में आपसे बात कर रहे थे, हैव टू टॉक। किस बात की अकड़ कर रहे दिखा रहे हैं मुझे ये बताएं। इससे कि अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया सपोर्ट कर रही है, दुनिया की फंडिंग उनको आ रही है। हमें दे हैव सर्टेन ऑब्लिगेशन। ना पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, सिर्फ पश्तून गवर्नमेंट बनाई हुई है, ना हज़ारा उसमें, ना पश्तून है, ना हज़ारा इसमें, ना उज़्बेक से, ना ताजिक से, सिर्फ आपने बनाई। 31 मार्च की डेडलाइन के बाद क्या फिर वाकई क्रैकडाउन नागुज़ीर हो जाएगा? एटलीस्ट जिनको बहुत जबरदस्ती निकाल सकते हैं जरूर निकालें, जितने लोग जाते हैं। और फिर देखें अबूरी अफगान गवर्नमेंट कैसे आपसे मुज़ाकरात करती है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और अमेरिकन को चाहिए कि अपने 50,000 जो अपने टर्म वीज़े कैंसिल कर दिए वो कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहेंगे। व्हाई शुड वी कीप देम? आप मुझे ये बताइए। या तो मैं कहूँ ना हमारे साथ बहुत लॉयल हैं, हम बिल्कुल इनके दहशतगर्द के खिलाफ लड़ रहे हैं, मार रहे हैं उनको, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ओके अग्रीड हुए। आप दुनिया में पाकिस्तान में कराची में देखें सारे स्ट्रीट क्राइम्स, अब क्रिकेट मैच में देखें कैसे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, किस तरीके से कर रहे होते हैं, इवन दूसरे ममालिक को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप करें। हर मौके पे हमने सफारत करने की है। अमेरिकन ने हमने इनकी बड़ी सपोर्ट किया, दुनिया को कहा कि इनको एक्सेप्ट कर लें, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दें, इनको इवैक्यूएशन में इनके ट्रुप्स को हमने लोगों को जाने के लिए ब्रिगेडियर साहब, व्हाट एल्स वी कैन डू? इस वक्त मुल्क में जो दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि कौमी एक यकजहती की ज़रूरत है, इन मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। लेकिन एक जमात जिसका नाम तहरीक इंसाफ है वो इस सारे प्रोसेस से बाहर है। उनका एक ही मुतालबा है कि पहले इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। ये इस वक्त इत्तफ़ाक़ राय कितना ज़रूरी है। और बलूचिस्तान का जो मसला है, जहाँ हमेशा सियासतदानों ने हुक्मरानियाँ की हैं और जब नाकामी के उनसे सवाल हों तो वो बात डाल देते हैं वहाँ के सरदारों पर। तो ये जो बलूचिस्तान का मसला है, वहाँ पर भी BLA जो कुछ कर रहा है, ऑपरेशन ही हल है वहाँ पे भी। शाजिया, फेडरल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। आई डोंट, उनको मैं रिक्वेस्ट नहीं करता कि मुझे बता रही। देखें हमारी प्रॉब्लम ये कि हम इस्लामाबाद बैठ के सारे फैसले कर देते हैं।
इस्लामाबाद से फेडरल गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल टीम शुड गो टू कोयटा, वहां पर जाके पहले वहां बलूचिस्तान गवर्नमेंट से बात करें, जितनी कौमी पार्टियों से मुज़ाकरात करें, उनसे तहफ़्फ़ुज़ात सुनें, क्या प्रॉब्लम है उनकी। बड़ा इसलिए कि हमें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए। नंबर 1, जिन दहशतगर्द हथियार उठाए उनको के खिलाफ प्रॉपर ऑपरेशन करते रहे, उनको मारते रहे, छोड़ना नहीं। जो कौमी धारे में आना चाहते हैं, पाकिस्तान आइन को कानून करते हैं, बिल्कुल मुज़ाकरात करें, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड दे मस्ट, बिकॉज़ दे आर हमारे चाहे बलोची भाई या पश्तून भाई हैं, बिल्कुल एग्रीड। साथ उनसे तहफ़्फ़ुज़ात सुने, क्या प्रॉब्लम है, व्हाई आर यू लिसनिंग। ये वो कहते हैं मैं सादे मुनीर भाई आपके जरदारों ने तबाही फेरी हुई है आपकी। 83,000 लेडीज के वहां पर जवान हैं, 20,000 भी अवेलेबल हैं, सब गायब हैं, सब तनख्वाहें जरदार ले रहे हैं, 90 बिलियन रुपीस खर्च होता है इसके ऊपर। बिल्कुल। उसके बाद नंबर 2, आपको रिहैश करें ना, सिस्टम ठीक करें। आप कहेंगे अपनी लेडीज खत्म कर रहे हैं, हम पुलिस को ले आएंगे, FC को और बढ़ा देंगे, ये पैसा उधर कर लें। ये जो स्टेलमेंट है ना इंडस्ट्रिया, इससे हमें अब निकलने की जरूरत। और बलोच सरदार जो जेन्युइन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनकी सौफीदार है, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए। नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में उनको अगर लोग सिलेक्ट करते हैं, आने दें, लेट देम बिकम मेंबर्स, गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन आई थिंक उनको काफी हद तक हम उनको कंट्रोल कर लेंगे। ये 1-2% बलोची हैं जो ये जिनको गुमराह किया हुआ सरदार जो बाहर बैठे अजस्टियां कूट रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, वो भी अब आहिस्ता उनको समझ आनी शुरू हो गई। जितने लोग मेन से में, लेकिन ये लेकिन मसले का हल सियासतदानों ने ही निकालना है। एग्रीड, सियासतदानों ही निकालना है। फौज ऑपरेशन करती रहे जब तक वो लड़ रहे हैं। सियासतदान और दोस्त लीडर्स हमारे जो डॉक्टर मालिक हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, इनसे मुज़ाकरात भी करते रहे, उनको सोशो इकोनॉमिक पैकेज भी दें। वहाँ डेवलपमेंट अपनी टीम जगह सरदार से मत कराइए, सरदार पैसा खा जाते हैं। आप वहाँ पर रोड्स बनाएं, कॉलेज बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को कारोबार दें। आपको क्यों गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज नहीं होने दे रहे हैं? प्रश्न में तरक्की हो जाएगी, पुलिस वहाँ को जॉब मिल जाएगी और हमारी इकोनॉमिक तरक्की है, इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क, हम बहुत बड़ी तरक्की कर लेंगे, हम अब फैसले मुल्क के वफादार में करेंगे। ये आपके दुश्मन नहीं चाहते हैं। एंड यू नो कि इंडिया को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, इंडिया की प्रॉक्सी है, वी ऑल नो इट। व्हाई अमेरिकन लेफ्ट वेपन्स एमुनिशन, अमेरिका वहां पर अफगानिस्तान में क्यों छोड़ के गए, किसके हाथ में लगना चाहिए? यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त अफगानिस्तान में बैठी हुई है, ट्रेनिंग ले रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।